दोस्तों, आपको अनुज शर्मा का नमस्कार। जैसा कि लगातार मैं आपकी मदद में लगा हुआ हूं और इसी मदद के चलते जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस भेजे और आपने उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, उसी बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूं और ये क्वेश्चन जो हैं वो फिज़िकल केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस में से आपके मान के चलिएगा कि कुछ क्वेश्चंस पीजीटी एग्ज़ाम में मिलने चाहिए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये डिस्कशन करेंगे। तो ये पीजीटी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और ये कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये सभी क्वेश्चन आपका फ्यूचर ज़रूर डिसाइड करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट विल बी द pH of solution formed by mixing 40 ml of 0.1 molar HCl and 10 ml of 0.45 molar of NaOH। अब ये देखिए कि हमने दोनों का वॉल्यूम जो है वो भी यहाँ मोलैरिटी 0.1 है और यहाँ मोलैरिटी 0.5 है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग साइड में चल के सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है कितना, इसके अभी हम लोग क्या करते हैं, मिली मोल यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि जैसे 40 इंटू 0.1 कर लेता हूँ। तो 40 इंटू 0.1 जब करेंगे तो अब आपका क्या आ जाएगा, ये 40 इंटू 0.1 ये मोल्स आ जाएंगे आपके, यानी कि 0.4 की जगह 4 मोल आप इसे लिख सकते हैं कि भैया ये 4 मोल आपका आ गया। लेकिन ये मिली मोल यानी कि 1000 में नहीं, ये जो वॉल्यूम ml में दिया है उसी में है। तो कोशिश हम ये करें कि इसको ऐसा करें कि ज़्यादा इजी रहेगा। आपको पता है कि वॉल्यूम लीटर में होता है, तो नीचे इसके 1000 हम और रख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये अब आपका कितना हो जाएगा, वो आप समझदार हैं, ये आपका हो जाएगा 0.004 मोलर। कितना हो जाएगा, 0.004 ये आपका मोल्स तैयार हो गया है ना, मोल्स तैयार हो गए। इसी तरीके से NaOH के लिए लेते हैं। तो NaOH में दिया हुआ है 10 वॉल्यूम दिया है और यहाँ पर 0.45 दिया हुआ है। तो ये अब आपका 1000 से आप इसे भी डिवाइड कर देंगे, है ना। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये होगा 0.00, क्योंकि भाई ये और ये काट दीजिए तो 0.0045 आपका तैयार हो जाएगा। अब आप हमें एक चीज़ बताइए कि जैसे मैं यहाँ पर आपसे ये सिंपल सी बात करूँ कि अगर HCl और इसके रिएक्शन की जाए, सिंपली रिएक्शन अगर की जाए HCl की और NaOH की रिएक्शन की जाए, तो एक मोल एक ही मोल को न्यूट्रलाइज करता है। तो सिंपल सा फंडा हमारे पास ये निकल के आया कि 0.04 जो है वो 0.04 को ही न्यूट्रलाइज करेगा, 0.005005 मोल बच जाएगा। तो जो बच जाएगा pH वैल्यू उसी के बेस पे तो डिसाइड होगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो बचा यानी कि NaOH लेफ़्ट जो बचा है, NaOH लेफ़्ट अगर हम बोलें तो NaOH लेफ़्ट हमारे पास कितना बचा, 0.00, एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा ना, वो घटा के देखिएगा 5 मोल बचेगा, सिंपल। अब वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम, भाई टोटल वॉल्यूम भी तो देखना है। तो टोटल वॉल्यूम 40 + 10 इसका मतलब आपका टोटल वॉल्यूम हो गया 50, सिंपल 50 हो गया। इज़ इट क्लियर। तो अब NaOH के जो हमारे पास मतलब वो बनेगा, तो NaOH की जो हमारे पास डिटेल कंसंट्रेशन जिसे बोले बनेगी, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.0005, ठीक। वॉल्यूम कितना है 50 और 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तभी तो मोलरिटी आएगी। तो ये सिंपल हो गया। तो अब आप इसे काट दीजिए, इसे काट दिए, ये 5 दूनी 10 यानी 20 बार कट जाएगा। सिंपल सा टाइम बन गया फंडा आपका, ये आपका आ गया। यानी कि अगर इसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए 5 दूनी 10 यानी कि ये आ जाएगा 0.01 मोलर आ जाएगा। चेक करिए ज़रा आप, 20 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा 3 जीरो इधर, 5 चौक 20 यानी 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 सॉरी। तो ये मोलरिटी यानी कि 10 OH आयन जो कंसंट्रेशन निकल के आई हमारी, तो OH आयन कंसंट्रेशन हमारी क्या निकल के आई, पहले इसे मिटा देते, ये आपने लिख लिया होगा ना। अब इसकी OH आयन कंसंट्रेशन निकल के आती है हमारी, चेक करिए कि OH आयन कंसंट्रेशन आएगी सिंपल कि OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻²। तो अब H आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई भाई, OH इंटू 10⁻14 होता है,
भाई H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी बची आपकी, कितनी बची, मात्र 10⁻12 बची। तो pH इज इक्वल टू हो जाता है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। जब वैल्यू पुट करेंगे तो pH वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी आपकी, pH वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। तो आंसर इसका अब आप ढूंढ लीजिए कि भैया आंसर कहते हो इतनी मेहनत की है मैंने इसके लिए, तो आंसर इसका 12 आ जाएगा, यानी ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, 50 ml pH या 50 ml सोल्यूशन ऑफ pH 1, यानी 50 ml है, उसकी pH वैल्यू 1 है, मिक्स कर दिया 50 ml, दूसरा उसकी pH वैल्यू 2 है, तो मिक्सचर की pH क्या निकल के आएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार दिया है इन्होंने, तो इसके लिए मुझे जगह पहले खाली कर लेना पड़ेगी। इसके लिए सब मैं मिटा लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ एकदम, है ना। ये सब सफाई कर लूँ पहले इसकी मैं। देखिए आपके साथ पूरा समय दे रहा हूँ और आप भी जल्दीबाजी ना करिए। आप लोग कहते नहीं सर आप समय ख़राब कर, तो समय कहाँ ख़राब कर रहे हैं यार, बोर्ड भी तो मिटाना ही पड़ता है ना। चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यानी पहला सोल्यूशन जो है उसकी pH हमें दे रखी, pH इज़ इक्वल टू दिया है 1, यानी मतलब हुआ कि H आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻1 हो गई पहले वाले की, क्लियर हो गई ना। तो इसका मतलब pH दूसरे वाले की देख लेते हैं, pH दूसरे वाले की 2 दे रखी, तो इसकी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻, बताओ 2 हो गई है ना। तो इसका मतलब यहाँ लिख दे इज इक्वल टू 10⁻² हो गई, यही तो मीनिंग हुआ ना pH। तो अब यहाँ सिंपल से मिक्स कर दिए। अब हम दोनों को जब मिक्स करेंगे तो H आयन कंसंट्रेशन टोटल कितनी निकल के आएगी, यानी कि टोटल हमारे पास आ जाएगी, टोटल हमारे पास आएगी कितनी भैया आ जाएगी, जरा 10⁻² प्लस 10⁻1 कर दीजिए, यानी 10⁻1 आप कॉमन ले लीजिए, सिंपल सी बात है। और ये मतलब जो है जितनी भी टोटल आयन कंसंट्रेशन बनी है इसमें आप क्या करिएगा कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी तो चेक करना पड़ेगा भाई। वॉल्यूम कितना लिया 1, और वॉल्यूम कितना है 50 ml, और यहाँ पर 50 ml, यहाँ 50 ml है। तो अगर इसका हम 50 ml लिया हुआ वॉल्यूम है तो pH, तो इसका मतलब है कि हम वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं कि 50 कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो 100 ml ये हो गया, और 100 टोटल वॉल्यूम 100 ml हो गया। तो सिंपल सा हो गया, 10⁻⁻1 कॉमन लिया तो ये बच गया आपका 1.1 बचा, 1.1 ये बचा ना। तो इसको लिख सकते हैं 0.11 लिख सकते हैं ना। और ये डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अब आपकी वैल्यू आ गई 5.5 इंटू 10⁻², और फिर इसकी आप pH निकाल दीजिएगा। तो क्योंकि H पॉजिटिव आयन है तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लगा देना, वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा यानी कि 2 log 10 हो जाएगा, और माइनस 5.5 लॉग देख लीजिएगा, लॉग देखना मैंने सिखाया हुआ। अब यहाँ पर एक तरीका आप और अपना सकते हैं अगर आप चाहें तो, सिंपल वे में, वो तरीका भी मैं आपको सुझा देता हूँ, वो आप समझिए। देखिए क्या होता है, जब 2 कंसंट्रेशन दे रखी होती तो लगा सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू होता है M3 V3, ठीक है ना, M3 V3। अब करना क्या है आपको, M1 कितना दिया हुआ है भाई, पहली मोलरिटी कितनी दे रखी है, pH वैल्यू है ना, पहला है M1, आपका वॉल्यूम है 50, ये तो आपका 50 दिया हुआ पहला, ये पक्का है, देखिए 50 वॉल्यूम है, और pH 1 है, तो यानी कि मोलरिटी इसकी हो गई आपकी 10⁻⁻1, ठीक है ना। प्लस क्या कर देते हैं, M2 निकाल लेते हैं, M2 हो गया 10⁻², और ये हो गया आपका 50, ठीक है, क्लियर बात, कोई कन्फ्यूज़न। M3 आपको निकाल लेना है, और यहाँ वॉल्यूम आपका हो गया पूरा 100, ये हुआ। तो ये अब आपका हम 0.5, ये 5 लिख लें, इसको 5 लिख लें, इसको 0.5 लिख लें, तो ये प्लस 0.5 हो गया, इज इक्वल टू आपका M3 लिख लें, और नीचे आपका लिख देते हैं यहाँ पर 100। अब आया समझ में आपको। तो ये अब आपका हो गया 5.5 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम हो गया 100, ये M3 आ गया, क्लियर हुआ ना। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसे ऊपर ले जाइए, तो 5.5 इंटू 10⁻², ये मोलरिटी हो गई, यही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। तो बात तो वहीं आ गई ना जो अभी हम चले थे, सिंपल वहीं पहुंच गए। अब इसका आप pH इज इक्वल टू निकाल दीजिए, माइनस लॉग, है ना ये ईजी तरीका, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ये आपका 2 log 10 आ जाएगा, 2 log 10 माइनस लॉग 5.5 आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा।
और जब आप सॉल्व करेंगे 2 माइनस, अब मैं जरा 0.5 का देख लूँ, 1 मिनट रुकिएगा, बस कैलकुलेटर चला लूँ। ठीक है, मैं कैलकुलेटर में देख रहा हूँ, आप भी लगभग याद रखिएगा। 5.5 है, वैल्यू इसकी आ रही 0.74 वोल्ट, घटा दीजिए, वो वोल्ट बोल रहा हूँ, 0.74 आ रही, तो आंसर 1.26 आ जाएगा। कोई आंसर है इसमें 1.26? देख लेते हैं, ये बी वाला आंसर है। देखिए समय लग रहा है लेकिन क्वेश्चन थोड़े ही होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन होंगे, मज़ा आएगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द अप्रॉक्सीमेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, सोडियम प्रोपेनोएट और 0.1 मोलर प्रोपेनोइक एसिड के दे रखा है। तो भैया आपको एक फार्मूला पता है ना, बताऊं या आपको पता है? वेरी गुड। आपने बफर सॉल्यूशन का फार्मूला तो सुना होगा, और बफर सॉल्यूशन का फार्मूला है पीएच इज़ इक्वल टू होता है pKa, है ना, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, यही है ना। इस तरीके से रख दीजिएगा। जब यहाँ पर आप रखेंगे तो फिर फार्मूला क्या तैयार हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई pKa का मतलब क्या, वो माइनस लॉग के, तो माइनस लॉग Ka प्लस बाकी लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, आप जान ही रहे, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। सिंपल से तरीके पे चलिए, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, मैं पहले पूरा कन्वर्जन कर देता हूँ, फिर आप आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर माइनस लॉग, ये कितना है आपकी वैल्यू, देख लेते हैं कितनी है वैल्यू जनाब। ये है आपकी 0.1 मोलर। के की वैल्यू देखिए 1.3 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, 1.3 इंटू 10⁻⁵ हो गई, और प्लस हो गई आपकी लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी है, सॉल्ट की वैल्यू 0.1 है, और एसिड की वैल्यू भी 0.1 है, तो ये कट गया log 1, ये तो फैक्टरी पूरा साफ़ हो गया, ख़त्म हो गया, और ये 0 हो गया ना पूरा। ये इधर वाला हिस्सा सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद ये मैं ज़रा सॉल्व कर लूँ कैलकुलेटर से डायरेक्ट, आप सॉल्व करिएगा। ये वैल्यू आ रही है आपकी 4.5 हो गया, 5 में से घटा दिया, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, 5 में से घटाइएगा, 5 माइनस 0.1139, इसको घटा लीजिए, 4.8 समथिंग आएगी, 8.9 में लिखे दे रहा हूँ। अब आंसर आप चेक कर लीजिए, 8 है इसमें, कहीं नहीं है, ठीक, सी लगा लीजिए। सही है, क्लियर हो गया ना बात, बढ़िया है क्वेश्चन। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीजीटीज़ में, आप ये ना समझिएगा कि यही बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन हो सकता है, वैल्यू बदली हुई मिले, लेकिन क्वेश्चन मिलने के चांस होंगे आपको। अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेंस इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ X एंड HX। अब ये आप लगा लीजिएगा, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन है ना, तो X एंड HX है ना, इक्वल कंसंट्रेशन, दोनों कंसंट्रेशन इक्वल कर दीजिएगा। पीएच निकालनी तो फार्मूला तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ना, पीएच इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर फार्मूले में आप पुट कर सकते हैं वैल्यू माइनस लॉग के बी लगा दीजिएगा, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इनकी दोनों कंसंट्रेशन इक्वल, हटा दीजिएगा लॉग के बी की वैल्यू के बराबर, इसे सॉल्व कर देना। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर फिर मेरे हिसाब से जो के बी जो आएगा, वो जो के बी आना चाहिए, वो क्या पूछा क्या है, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो पीएच आ ही जाएगी सिंपल। तो पीएच जो आनी चाहिए, फोर्थ वाले का जो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से क्या 10 आना चाहिए। देखिए क्या 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फोर्थ वाले का आंसर 10 आ रहा है, कितना आ रहा है चेक करिए आप लोग, है ना। मैं भी ज़रा कैलकुलेटर चला रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। फोर्थ वाले का आंसर जो है जनाब, नहीं, ये POH आएगा, सॉरी PKB है ना, तो ये POH आएगा, मैंने PH लिख दिया है ना, POH आएगा ये, क्योंकि ये KB है, तो यहाँ पर POH निकल के आएगी, और जब POH आएगी तो PH कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 10 यानी कि 4 आएगा आंसर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पीएच, द पीएच ऑफ 10, ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस है यार, ये क्वेश्चन तो दुनिया का, ये ऐसा मान लीजिए कि पूछिए मत कितना फेमस क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो जाता है, क्योंकि ये लगभग हर बार आ ही जाता है। और इसकी पीएच नियरली पूछा है तो नियरली 7 लगाइए, कोई ऑप्शन नहीं, अदरवाइज 6.98 समथिंग आती है, वो आपको पता है, 99 मतलब मान लें तो नियरली 7 आती है। ये क्वेश्चन बहुत लगाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको मैं लगाऊंगा। सल्फानिलिक एसिड, ये सल्फानिलिक एसिड कैसा होता है ये आपको बताना पड़ेगा, यानी 6 वाला जो क्वेश्चन है। सल्फानिलिक एसिड आप जानते, फार्मूला जानते हैं सल्फानिलिक एसिड का, नहीं जानते तो सुन लीजिए, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बेंजीन ले लिया, एक तरफ SO3H लगा दीजिएगा, SO3H, और एक तरफ आपको NH2 लगाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि ये भैया इधर आ जाते हैं तो ये NH3 पॉजिटिव हो जाते हैं, NH3 पॉजिटिव हो जाते हैं, और ये यहाँ पर आपका जो है
SO3 डाई नेगेटिव, यानी कि ये ज़्वेटर आयन बनाए, दोनों आयन बनाएगा। सल्फानिलिक एसिड जो है बोथ बनाएगा, यानी लुईस एसिड भी होगा और लुईस एसिड भी होगा, और ये आपका लुईस आर्हेनियस एसिड भी होगा। लुईस एसिड इसलिए होगा क्योंकि ये भाई लुईस एसिड का मतलब हुआ कि ये यहाँ पर लोन पेयर है, ये दे सकता है ना किसी को, और आर्हेनियस का कंसेप्ट ये H पॉजिटिव आयन भी रिलीज़ करता है। तो दोनों की बात यानी कि सही हो जाना चाहिए, यानी कि बोथ ए और बी आंसर आ जाना चाहिए। तो 6 का आपका ये डी आ जाएगा आंसर। ये बात आप ध्यान रखिए, H पॉजिटिव आयन भी दे सकता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर सकता है, इसीलिए तो H इधर आ रहा है, अदरवाइज H क्यों आता। तो फिर मैं 6 का आंसर डी ही लगाऊंगा। क्लियर हो रही मेरी बात, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है आप लोगों को? चले ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसको यहाँ सफाई कर लें, मिटा लेते हैं, और मिटाने के बाद बोर्ड साफ़ करने के बाद जो है फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है वो आप समझिएगा। pH ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 2, यानी कि pH किसी भी सॉल्यूशन की 25 डिग्री सेल्सियस पे 2 है। इफ़ द pH इज़ टू बी डबल्ड, अगर pH डबल कर दी जाए तो फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर pH वैल्यू जो है वो 2 है, अगर pH वैल्यू 2 है तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻² हो जाएगी, पक्का है ना। और अगर pH क्या इसकी क्या कर दी जाए, यानी कि इफ़ pH इज़ टू बी डबल्ड, pH 2 गुनी कर दी जाए मतलब 4 हो जाएगी। जब pH 4 हो जाएगी तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली 10⁻⁴ हो जाएगी। इतना समय नहीं आपके पास, समय कम रहता है, इसलिए ट्रिक से लगाइए, डायरेक्ट लगाइए क्वेश्चन, उसमें कुछ करना नहीं। तो अब ये 10⁻⁴ हो गया, तो सिंपल सी बात ही हो गई कि ये कितने गुना घट गई, ये लगभग भाई 10⁻⁻² का मतलब हुआ 0.01 हुआ। जब 0.01 हुआ तो 1/100 टाइम्स हो गई, यानी कि सिंपल सी बात ये 100 गुना ये हुई, तो 100 गुना 100 टाइम्स जो है वो घट जाएगी, ये पक्का है। यानी कि 10⁻² ये एक्स्ट्रा हो गई, तो सिंपल सम आंसर लगाएंगे ये इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज 100 टाइम। तो नेक्स्ट पन्ने पे आंसर दिया होगा इसका, नेक्स्ट पेज पे हम आंसर ढूंढेंगे इसका, देखें कहाँ है भैया, मिल जाओ, ये है ना, ये जो है आ रहा है, तो ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी आपको। सिंपल सा जो इसका आंसर है वो आंसर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे जो हम देख रहे हैं ये आंसर होना चाहिए डिक्रीजेज टू 100 टाइम्स, यानी कि 100 टाइम्स ये वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी जो आपने अभी लगाया, जैसा कि आपने अभी आंसर सॉर्ट आउट किया है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर मैं ये क्या करता हूँ आपको एक एक बताता चलता हूँ, और इसी की डिटेल मैं आपको लगा दूँगा। इसकी PDF जो है मैं आपको अगले नेक्स्ट दिन, अभी आज मैं डाले दे रहा हूँ क्वेश्चन, और कल 1 दिन बाद मैं इसकी PDF लगा दूँगा और उसके आंसर्स भी कोशिश करूँगा लगा दूँ, तो आप इसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कोशिश करूँगा, लेकिन PDF अगले दिन लगाऊँगा, उस दिन नहीं लगाऊँगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वेट ना करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे पहुँच जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बफर सोल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर ईच ऑफ द एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी कि pK दे रखा है, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो यानी कि अब आपको pH इज इक्वल टू सीधा हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन, ये pH इज इक्वल टू लगा दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल लगाना, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड लगा दीजिएगा। सॉल्ट ऊपर रहेगा और एसिड आपका नीचे रहेगा, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सॉल्ट और एसिड जो दोनों की कंसंट्रेशन क्या एक है, देखें ज़रा, दोनों की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन पॉइंट पे ईच ऑफ द, ठीक है, दोनों की एक है तो वैल्यू हट जाएगी, केवल pKa बचेगा, और जो pKa के बराबर यानी pH जो है वो pKa के बराबर ही आ जाएगी, सिंपल सा तरीका है। तो फिर आंसर आपका 8 का जो है यही आएगा, 4.75 ही रह जाएगा, यानी आंसर आपका 8 का A आ जाएगा, ये पक्का है, तो 8 का A आप आंसर लगा दीजिएगा। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जब पहुंचते हैं तो यानी कि मैं आपको व्हेन 2 मोल्स ऑफ HCl आर एडेड टू 1 लीटर ऑफ द एसिडिक बफर, 2 मोल HCl ऐड कर दिए एसिडिक बफर में, pH चेंज हो गई इतने से इतने, बफर कैपेसिटी निकालनी है। तो जनाब बफर कैपेसिटी का फार्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि बफर
बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू पर लीटर ऑफ बफर। छोटा छोटा लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस पर लीटर एडेड टू पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच। आप आराम से लिख लीजिएगा बढ़िया करके, है ना। तो ये मतलब हो गया कि 2 है ना, और नीचे आपका चेंज कितना 3.4 माइनस 2.9 है, तो ये आपका 2/0 ये बनेगा 0.5, ये हटा दीजिए 6, आंसर यानी कि 4 आ जाना चाहिए। तो यह देखते हैं कोई आंसर 4 दिया है, यानी कि ये आंसर आपका 4, ये आंसर सी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 10 पे आ जाते हैं। 1 ml ऑफ 0.1 NaCl एडेड टू 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड द pH ऑफ, वेरी गुड। तो इसमें भी वही आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा तरीका लगाना है कि सोल्यूशन ऑफ NaCl जब आप ऐड करेंगे तो उसकी pH पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये भी आपको अच्छे से पता है, क्योंकि NaCl एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। तो सिंपल सी बात हुई कि हम लोग उसकी pH पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन pH जो बदलेगी वो डाइल्यूशन की वजह से बदलेगी। और डाइल्यूशन कितना किया है आपने, 1 ml ऑफ HCl एडेड टू 1 लीटर ऐड किया, यानी कि 1 लीटर का मतलब हुआ कि HIN जो कंसनट्रेशन है वो जनाब हो जाएगी आपकी 0.1 तो है ही, लेकिन 1000 उसमें और ऐड हो जाएगा, तो सिंपल सा हो गया 10⁻⁻4 हो गया। तो अब इसकी pH निकाल लीजिए, 4 आ जाएगी। सिंपल एक तरीका ये है, कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर 4 pH लगा दीजिएगा आंसर, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलिटी दे रखी है ना, ये नॉर्मलिटी दे रखी है। जब नॉर्मलिटी दी हुई है तो इसका 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे, तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, ये भी है। 11 क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, ये बेस दे रखे हैं, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लीजिए आप। कॉन्जुगेट एसिड जैसे पहले वाले का वाटर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अमोनिया, इसका हो जाएगा आपका एसिटाइलिन, इसका हो जाएगा आपका ईथेन। तो जो आपको एक चीज़ पहले जाननी पड़ेगी, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, बहुत जाननी पड़ेगी, जो बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा। तो वीक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस माना जाता है। वीक एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये लाइन ध्यान रखिएगा, वीक एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये मैंने हाइड्रोलिसिस जब pH वैल्यू पढ़ाई है तो उसमें ऑर्डर कॉन्जुगेट एसिड बेस का पढ़ा है, इसलिए हर वीडियो एक दूसरे से जुड़ जाती है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब जो इसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा यानी कि वीक एसिड होगा, तो वीक एसिड तो ये हुआ, जब वीक एसिड होगा तो ये इसका मतलब हुआ कि यही एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो स्ट्रॉन्ग में केवल पहला ए दिख रहा है कि इसके बाद ये, फिर ये अमोनिया। मैंने ये ऑर्डर पढ़ाया हुआ है, इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। 12 वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। 12 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग इतने मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टू, इसमें मिला दिए 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिए, KW दिया हुआ है। अरे भाई साहब, इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको हिंट करता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको करना ये है कि पहले डिसोसिएट कर दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका Ca डाई पॉजिटिव आयन और 2OH नेगेटिव आयन। अब एक बताइए, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH दे रहा है, तो 0.00 कितना है, 0.00005 कितना देगा, 2 × 0.0005 दे देगा। यही बात तो है ना। तो इसका मतलब हुआ कि अब इसकी हम लोग मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये 2 हो गया इंटू, सॉरी हाँ चाहिए 2 हो गया, उसके 0.0005 हो गया इंटू आपका वही 1000 हो गया, और नीचे आपका 100 हो गया। इस सॉल्व कर दीजिएगा, आपकी जो है मोल्स निकल आएंगे, यानी OH आयन के जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ OH आयन्स आपके मोल में निकल जाएंगे। तो OH हम अब करते क्या है, यहाँ से 2 ये उड़ा दो, 2 ये उड़ा दो, 10 यानी कि 0.005 बचा। अब 0.005 × 2 हो जाएगा, तो 0.005 × 2 हुआ, तो 5 दूनी 10 हो गया, 0.0 कितना बना, 0.01 बन गया ना, 0.01 बन गया। अब ये मोलरिटी आ गई, वो OH आयन कंसनट्रेशन आ गई, तो इसका मतलब OH आयन हुआ तो POH कितनी आएगी, सिंपल से POH जो है जनाब, सॉरी ये आपका मिटा देता हूँ, पहले मैं POH लिख दूँ, नहीं आप कंफ्यूज कर जाते हैं। POH फिर वही PH लिख दिया यार, हाँ PH पे चल रहा है। POH इज इक्वल टू हो जाता है आपका 2, तो PH कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 में से घटा दीजिए, तो आंसर 12 ढूंढ लीजिए जनाब। इसमें आंसर कोई 12 है, देखते हैं।
pH कहाँ गया, 12, ये सी आंसर हो जाएगा। फिर 12 का आप आंसर सी लगा लीजिएगा, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 13.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैज़ pH। ये क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन में आता है। मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। देखिए NaHCO3 जो होता है वो बेसिक होता है, लेकिन जो H2CO3 होती है इसका Ka जो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो कम होता है, लेस होता है। जो जिसका सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट लेस होगा, इसका मतलब वो Ka की वैल्यू लेस होगी, तो वो बेस भी मतलब एसिड भी कैसा होगा, वीक होगा। सिंपल सी बात करें तो pH वैल्यू जो होगी वीक एसिड की होगी। तो देखिए वीक एसिड में ये तो दोनों कट जाएंगी, सिंपल, ठीक है। वीक एसिड है और वीक एसिड की K जब कम है तो बेसिक करेक्टर आएगा, बेसिक करेक्टर आएगा तो बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस तो ये है नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस तो इसलिए नहीं क्योंकि आपने देखा सोडियम इनो में यूज़ होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो यूज़ नहीं, स्ट्रॉन्ग होता तो ये दोनों कट जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग होता तो इनमें से कोई होता है, स्ट्रॉन्ग है नहीं, एसिड ये है नहीं, तो इन दोनों को भी काटो, फिर आंसर आपके पास 8.4 बचा हुआ है। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए फिर आप इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिएगा, Ka की वैल्यू निकालिएगा, दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी H2CO3 को आप तोड़िएगा तो K1 निकालना, ऐसे K2 निकालना, फिर आप सॉल्व करना, तब भी आ जाएगा। लेकिन इतना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ सिंपल, आप ये ना समझिए कि रट्टालॉजी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपना थोड़ा सा देखिए, एग्जामिनेशन हर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ ये तो नहीं पूछा गया ना कि आप सॉल्व करके दिखाओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यही है कि आपको अगर दिमाग से भी सॉल्व हो रहा है तो कर लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा विद्वानता दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। द हाइड्रोजन आयन, तो 8.4 लगा लीजिएगा। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइटली एसिडिक वाटर सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब भाई ये तो मैं नहीं बताऊंगा। 14 क्वेश्चन में जो स्लाइटली एसिडिक है, तो स्लाइटली एसिडिक का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻14 में से घट जाएगी pOH की वैल्यू। और जब pOH की वैल्यू दो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइटली एसिडिक वाटर, तो स्लाइटली एसिडिक मतलब वो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए जनाब वो pH यानी कि 14 - pOH यानी 10⁻14 - pOH आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो लग रहा है मुझे, H आयन कंसंट्रेशन जो होगी, यानी कि एसिडिक वाटर सॉल्यूशन कैन बी, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन करना है ना, तो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन फिर मेरे हिसाब से 10⁻14 - pOH हो जाएगी, और वो फिर आंसर आपका ये होगा। यानी दिमाग लगाइएगा कैसे ये किया गया है, थोड़ा सा देखिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइटली एसिडिक वाटर, स्लाइटली एसिडिक वाटर है, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, कहाँ लिखूँ मैं, बोल ही रहा हूँ। pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या होता है, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻ हो जाता है, 10⁻⁻ pH हो जाता है, -pH हो जाता है, ये pH इस तरीके से हो जाता है। अब pH की वैल्यू क्या होगी, pH की वैल्यू 14 - pOH हो जाती है, रख दीजिए, सिंपल रख दीजिए, यही आंसर आ जाएगा आपको, है ना, समझ गया तरीका। 15 द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH4 पॉजिटिव। भाई आपको मैंने बताया था कि अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, भाई HA मैंने पढ़ाया हुआ, HA लिया और यहाँ पर A नेगेटिव, अगर इसमें से H पॉजिटिव घटाओगे तो बेस बन जाएगा, एसिड जोड़ोगे तो एसिड, इसमें से घटा दीजिए यानी कि अमोनिया कहीं आंसर मिल जाएगा तो लगा दीजिएगा, यानी कि 15 का फिर आंसर आपका A हो जाएगा, ये पक्का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 16वें क्वेश्चन पे पहुंच लेते हैं धीरे से जल्दी से। 16वां, एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल तरीका है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बफर सॉल्यूशन वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। तो 16वें का आंसर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, हटाओ, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, हटाओ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, हटाओ, ये भी हटाओ, यानी कि फिर आंसर आपका A बचा, मैंने लगा दिया। अब आप समझिएगा क्यों है। बफर सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस और इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों में से यही फॉलो हो रहा है, वो आप देख लीजिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन एसिड एंड बेस, ये तो आप ही कर पाएंगे ना 17 का, 17वें क्वेश्चन का आंसर है, मतलब एसिड कौन सा होता है ब्रॉन्स्टेड, जो H प्रोटॉन देता है और बाकी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। तो आंसर देख लेते हैं। द सेम सब्सटेंस कैन नॉट बी फन, नहीं, एनी एसिड कैन यील्ड बेस बाय गेनिंग, नो, अ बेस कैन नॉट बी कैटायन, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 17वां का क्वेश्चन ये भी नहीं बन रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। और उसके बाद देख लेते हैं, अ बेस में बी एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस, ये भी सोचते हैं भी, अ बेस कैन नॉट बी एन एनायन, ऐसा नहीं है।
यानी कि कह रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो बेस में भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है, ये ब्रॉन्स्टन ने कहा था, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो 17वां का क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से फिर डी होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप थोड़ा अभी आप भी समझिए, ब्रॉन्स्टन लॉरी का कंसेप्ट कहता क्या है, ये कहता है द सब्सटेंस विच रिलीजेज प्रोटॉन, है ना, कॉल्ड एसिड विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जब एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन तो हो सकता है वो न्यूट्रल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब बेस में भी में लगा है ना, पीस न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मान सकते हैं इसे, ठीक है, हमें तो यही लग रहा है। 18 का है अ सॉल्यूशन ऑफ विद pH2 इज मोर एसिडिक देन आर द pH 6 बाय द फैक्टर, कितना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो 18वें वाले में आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है जनाब, 18वें वाले का दिमाग आपको थोड़ा सा लगा लेना। pH 2 है तो यानी एच आयन कंसनट्रेशन 10⁻² हो जाएगी, pH 6 है 10⁻6 हो जाएगी, तो pH का रेशियो जो आएगा वो हमारे हिसाब से यानी कि 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 6 यानी कितने गुना हो जाएगी, 4 जीरो का मतलब हुआ आपका 18 का आंसर जो है फिर वही 4 जीरो 1000, ये कितना है 1 2 3, हाँ फिर आंसर ये लगा लीजिए, करना क्या उसमें ज़्यादा, इतना टाइम्स हो जाएगी, सिंपल है ना। अगर आपको न समझ में आए तो मैं लगा के दिखा देता हूँ। चलिए आपकी तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ। क्वेश्चन हालांकि नंबर कम हो पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन तमन्ना जनाब आपकी ज़रूर पूरी करूँगा, क्योंकि तमन्ना पूरी करने में ही तमन्ना ख़त्म हो गई है ना। चलिए देखते हैं क्या है कि pH इज इक्वल टू, अगर pH 2 है तो साहब हो जाएगी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन -2, अगर pH की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो हो जाएगी 10⁻6, रेशियो निकाल दीजिए 10⁻2 अपॉन 10⁻6, यानी ऊपर जाएगा 1 के बाद 4 जीरो आ गए, समझ में आ गया होगा शायद अब, यानी इतने गुना हो गया, ठीक है। 19वें का क्वेश्चन को देखिए, ऑफ द फॉलोइंग आयन द सेम ऑफ द फॉलोइंग आयंस द वन विच इज़ एन एम्फोलाइट, एम्फोलाइट का मतलब है कि जो एम्फोटेरिक हो, सिंपल सी बात ये है, यानी कि जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर रहा हो, जो H पॉजिटिव रिलीज़ भी कर देता हो, तो जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट रिलीज़ कर देता है वो कौन हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए कौन है, बाकी जहाँ H होगा वही H दे पाएगा, तो H तो एक ही जगह है और ये H ले भी सकता है, तो फिर आंसर सी लगा दीजिए, सोचने वाली बात ही नहीं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, 20वां 20th क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी लुईस बेस, कौन सी लुईस बेस है, तो लुईस बेस हमेशा न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और लुईस बेस का जो आंसर होना चाहिए देन आप ढूंढ लीजिए, नेगेटिव आयन होता है, ये सही है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद सिग्मा बॉन्ड ऐसी कोई कंडीशन नहीं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद डबल बॉन्ड ऐसी भी कोई, फिर मैं डी ही लगाऊंगा, 20 का पढ़ने में समझ में आ रहा है। 21 में चले जाइए, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस क्लासिफाइड ए वीक एसिड, जो प्रोटोनिक कंसेप्ट एसिड बेस का है वो ये क्या समझाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटोनिक जो कंसेप्ट है वो ये कहेगा कि भाई H पॉजिटिव आयन कौन लेगा और कौन देगा, वही प्रोटोनिक कंसेप्ट कहलाता है ना। तो ये आप यहाँ पर देखिए, इनमें भी H नहीं, इनमें भी H नहीं, इनमें भी H नहीं, तो मेरे हिसाब से फिर इसी में H है, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। वीक एसिड भी है, मतलब सब्सटेंस क्लासीफाइड एज ए वीक एसिड, तो वीक एसिड तो यही हुआ भाई, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर सकता है, कितने H रिलीज़ करेगा, H एक ही H रिलीज़ करेगा, जब एक H रिलीज़ करेगा उसके बाद भी NH3 बना लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ इसका K की वैल्यू जो आएगी वो लेस आ जाएगी, तो मतलब वीक एसिड आ जाएगा। 22वें क्वेश्चन को देखिएगा, इन इफ़ सॉलिड एसीटेट इज एडेड टू द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड द pH विल, यानी कि सॉलिड सोडियम एसीटेट डाला है और जैसे ही आप सॉलिड सोडियम एसीटेट डालेंगे तो भाई साहब इसकी जो pH वैल्यू है वो फिर बफर वाला काम होना शुरू कर देगी, यानी कि बफर सॉल्यूशन की जो pH होती है वो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एसीटेट है ना, सोडियम एसीटेट है, डाइल्यूट सोडियम सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड में डाला गया, तो सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO Na, ठीक, ये डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव में बदलेगा और Na पॉजिटिव में बदलेगा। अब ये वाटर से रिएक्शन करेगा, जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो अब इसका मतलब हुआ कि भाई हमने क्या किया, इफ़ सॉलिड सोडियम एसीटेट इज एडेड टू डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड pH विल बी, तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी pH वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज़ ये कर जाएगी। तो ऑप्शन आपके सामने इंक्रीज़ भी है, भी अनअफेक्टेड है, और डिक्रीज़ भी, लेकिन वो कह रहा है कि एसिटिक एसिड में डाला है
वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस बफर बन गया, तो पीएच मेरे हिसाब से अनइफेक्टेड रहनी चाहिए, अनइफेक्टेड रहनी चाहिए, बात ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दूंगा, पहले मैं इसका एक ऑप्शन बचा हुआ भी देख लूँ कि क्या कह रहा है वो, फिर मैं आपको एक ऑप्शन इसका और समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए आगे क्या, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन, ये तो कोई बात ही नहीं, ए बी सी डी ई ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये आपका था 22। क्वेश्चन नंबर 22 में जो आंसर दिया हुआ है वो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ज़रा क्या कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हम लोग यहीं पे थे ना जी, देखिए ये यहाँ पर थे, इफ़ अ सॉलिड सोडियम एसिड। अब मैं आपको पहले बताऊं, अगर ये बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो आंसर फिर अनइफेक्टेड ही मान्य होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि एसिटिक एसिड में जो है आपने सोडियम एसीटेट डाला, तो सोडियम एसीटेट का जो Na पॉजिटिव आयन होगा वो वापस अगर हाइड्रोलाइज हो जाए, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव से कंबाइन कर ले, तो फिर NaOH बना सकता है, थोड़ी सी बढ़ सकती, लेकिन मैं बफर पे हूँ तो इसलिए मैं इसको आंसर अनइफेक्टेड ही लगाऊंगा। अदरवाइज़ कुछ लोग इसे इंक्रीज़ भी लगा सकते हैं, है ना। तो फिलहाल आप देखिएगा आपको क्या करना, मेरे हिसाब से ये अनइफेक्टेड क्योंकि बफर सोल्यूशन बन रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, मेरी स्क्रीन पे है और आपके सामने ये क्वेश्चन ये रहा 23। इफ़ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCN इज 0.01% आयोनाइज, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCN। ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही मतलब आपके लिए क्या करें कि ये थोड़ा जैसे 0.1 मोलर HCN है और इतने % आयोनाइज्ड हो रहा है, तो जो परसेंटेज का जो तरीका, कैलकुलेशन का जो तरीका है वो आपको लगाना पड़ेगा। इसमें सिंपल सा है, Ka की वैल्यू लगा दीजिएगा। Ka इज इक्वल टू होता है भाई आयनेशन कांस्टेंट का फार्मूला लगाना है इसमें, तो आयनेशन कांस्टेंट का फार्मूला आप लगा दिए, डिग्री ऑफ आयनेशन इनटू मोलैरिटी इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन निकल आएगा, या फिर Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव Cn नेगेटिव अपॉन HCN लगा दीजिएगा, तब भी आप इसका आंसर निकाल लेंगे। और आंसर लगभग इसका जो है वो यानी कि मैं 0.01 है और 0.01 मल्टीप्लाई यानी अपॉन 100 कर दें, तो 0.01 अपॉन 100 हो गया आपका 0.00001 हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁴ हो गया, और एक ये बार 10⁻⁵ हो गया। 5 से ज़्यादा है या 5 कोई ऑप्शन है नहीं, लगभग 6 के भैया ऐसा करना, देखना कि लगभग आएगा ये इसी के आसपास आएगा, 5 6 हो के या 7 के आसपास आएगा। 23rd आंसर जो है वो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, मैं सॉल्व करके इसकी जो है वो आंसर शीट लगा दूंगा। इसमें आंसर शीट इन द सेंस मतलब ऑप्शन इसके लगा दूंगा, कौन सा ऑप्शन आएगा वो आप चेक ज़रूर करिएगा, यानी कि ये इनमें से कौन सा आंसर आएगा ये मैं अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट करिएगा, लगाऊंगा मैं कैलकुलेशन के बाद इसको लगाऊंगा। वैल्यू कितनी आएगी अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप लगा पाएँ तो लगा लीजिएगा और मुझे इनबॉक्स में डाल दीजिएगा, मुझे ना डाल दीजिएगा मतलब आंसर को डाल दीजिएगा। 24 पे आ जाते हैं, द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S एंड द HS नेगेटिव आर 10⁻⁷ और 10⁻13 रिस्पेक्टिवली। pH वैल्यू 0.01 मोलर सोल्यूशन H2S की कितनी होगी, तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसको आप निकालिएगा ना इसी से, मतलब K से निकलेगा, उसका कोई तरीका बहुत बड़ा नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं सोचे कि नहीं सर लगा नहीं रहे, मैं एक 2 क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ जिससे आप भी थोड़ी सी मेहनत क्योंकि सब मैं ही बताऊँगा तो फिर प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट कहाँ से बनेंगे आप। चलिए H2S लिया मैंने और इसको मैंने आयनाइज़ किया H पॉजिटिव आयन में और HS नेगेटिव आयन में, तो K आयनाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा इसका, H पॉजिटिव बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे लगेगा ना, ऊपर वाला भी HS नेगेटिव आ जाएगा, नीचे आपका H2S आ जाएगा, सिंपल हो गया। ये वैल्यू K की 10⁻⁷ दे रखी है ना, तो H2S की कंसनट्रेशन आपके निकाल दीजिएगा। H2S की कंसनट्रेशन हो जाएगी आपकी कितनी, 0. देखें कितनी है, H2S एंड 10⁻⁷ एंड 10⁻13 दे रखी ना वैल्यू, टेंशन का लिया, यानी कि ये आपका हो गया। इनिशियली H2S कितना था, 0.1 था, 0.1 था, कितना था देखना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा। द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S एंड, ठीक है पहले का तो मैंने लिख दिया H2S वाले का 10⁻⁷, ठीक है, एंड 10⁻13 यानी HS वाले का 10⁻13 है, ठीक है।
और मोलैरिटी 0.1 है। इज इट क्लियर? तो H2S की जो मोलैरिटी है वो 0.1 हो गई। अब इसका मतलब इक्विलिब्रियम जब आ जाएगी, एट इक्विलिब्रियम H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू HS नेगेटिव आयन बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, वैल्यू x मान लीजिए। तो H2S की जो कंसनट्रेशन हो जाएगी वो घटा दीजिए, आपको कैसे मानेंगे, 1 माइनस x कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि K की वैल्यू 10⁻⁷ हो गई। और इसके बाद आपको करना क्या है कि यानी कि K इज इक्वल टू हो जाएगा x, और x कितना होता है 10⁻, आपका कितना बचेगा, ये कितना था 7 था ना, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट 10⁻, कितना 13 है, और 13 में से 7 4 11 हो गया, 7 3 10 और 11 यानी 10⁻13 है। यानी ये वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेट जो है वो आपकी बैठेगी x की, जा कर के घटाना पड़ेगा इसमें से, और जब आप घटाएंगे तो बचेगा आपका x की वैल्यू कितनी है, यानी x बराबर हो गया H2S की कंसनट्रेशन हो गई 2x हो जाएगा, और ये लगभग मेरे हिसाब से 10⁻⁴ के आसपास आनी चाहिए। देखिएगा आप एक बार, मैंने मतलब एक कैलकुलेशन माइंड में की है, और ये वैल्यू है कोई, देखें 4 बार के आसपास pH है कोई, नहीं, ये पता लग जाएगा अभी आंसर सही है गलत है। तो ये pH हाँ है 4। तो आप फिलहाल इसको आप भी कैलकुलेट करिएगा, मेरे हिसाब से मेरा आंसर इसका 4 आएगा, बाद में इसकी आंसर शीट में कैलकुलेट करके लगाऊंगा। द कॉन्जुगेट बेस, ये 2 क्वेश्चन हैं जिन पर आप भी ध्यान देंगे। कॉन्जुगेट बेस आप H3O पॉजिटिव, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बेस वही होगा जिसमें से H निकल जाए, मतलब गंगा जल। यानी कि जो आंसर नंबर आपका 25 है, 25 में का जो आंसर आएगा वो फिलहाल वही आएगा जो क्या आना चाहिए, वाटर आना चाहिए, क्योंकि भाई H2O है ना, तो 25 में का आंसर वाटर लगा लीजिए। इसमें सोचिए ही मत, मैं ना लगाऊं, लेकिन आप लगा लीजिए। चलिए छोड़िए, 26वें वाले पे पहुंचते हैं। द मोस्ट बेसिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग, जो मोस्ट बेसिक वही होगा जिसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो वीक होगा। तो मैंने इसकी सीरीज़ आपको पढ़ाई है, तो सीरीज़ आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप सीरीज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे 26वां आपसे नहीं हो पाएगा। द मोस्ट बेसिक वही होगा जो लीस्ट एसिडिक होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। जहाँ पर कोई एक चीज़ हीट होती है वहाँ पर दूसरी चीज़ क्या होती है, कोल्ड हो जाती है। एक हीट होगी तो दूसरी कोल्ड होगी, दूसरी कोल्ड होगी तो एक दूसरी हीट हो जाएगी। तो कंसेप्ट मतलब जनरल बात कर रहा हूँ। तो वैसे जो मोस्ट बेसिक होगा वो लीस्ट एसिडिक भी होना चाहिए, इसके ऑर्डर को ध्यान रखना। वैसे मैं आपको बता दूँ, एल्केन जो होते हैं वो लीस्ट एसिडिक होते हैं, और एल्केन का जो कंसेप्ट है वो इसी पे अप्लाई होगा। भाई इसी में एक H जोड़िए, तो इसका आंसर फिर यही आना चाहिए, D ही आना चाहिए, CH4 ही आना चाहिए, CH3 नेगेटिव। उसके बाद 27वें क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू द पियर्सन अ हार्ड बेस इज़ वन विच डोनेट। मैंने हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट आपको पढ़ाया है, और हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ाने की वजह से, यानी कि पहले आप मेरी उस वीडियो को देखिए जहाँ पर मैंने हार्ड एसिड बेस पढ़ाए हैं, और हार्ड एसिड कौन होता है, हार्ड बेस कौन होता है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आप खुद ही टिक कर लेंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि उसमें मैंने डेफिनेशन लिखवाई है जो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28वें क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस कौन होगा ये आपको बताना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट वो होता है जो जल्दी से लॉरी बेस है, मतलब H पॉजिटिव आयन बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट कर ले, और बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करने वाले जनाब जो हो सकते हैं वो वही होंगे जो बहुत लीस्ट क्या होंगे, लॉरी बेस स्ट्रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज स्ट्रॉन्ग, तो वीक एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड, और वीक एसिड हमेशा इसमें NH2 नेगेटिव, यानी 28 का फिर आंसर। ये मैंने सीरीज़ आपको लिखवाई हुई है, आपको याद करनी पड़ेगी, और इस वाले 27वें को आप करिएगा, मेरी वीडियो देख करके आप कर लेंगे। 29 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट एसिड, ये भी मैंने पढ़ाया कौन इसमें सॉफ्ट एसिड है। आप वीडियो को देखेंगे तो सॉफ्ट एसिड बेस इसमें से कर लेंगे, इसलिए नहीं करा रहा हूँ, अन्यथा आप वीडियो पीछे वाली जो है नहीं देख पाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड बेस, ये भी आप वहीं से करेंगे। ये 30वां, ये सभी मैंने हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट की जो वीडियो लगी हुई है वो आप ज़रूर देखिएगा। हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है उसी पे आपको, अब इसमें भी वही चीज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एन एसिड SO2 अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एन एसिड, कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा इन SO2। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि SO2 के अंदर वही बिहेव करेगा जिसके अंदर थोड़ा सा जो है वो करैक्टर जो होना चाहिए, जिसे ऐसे बोले कि
SO2 जब डालेंगे तो इस सॉल्वेंट में क्या होता है, जैसे वाटर है, वाटर में डालिए तो आयन से रिलीज़ हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन, यहाँ H पॉजिटिव आयन रिलीज़ वाला कंसेप्ट ही नहीं लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इसमें। तो मेरे हिसाब से फिर इसके अंदर जो है वो जैसे कॉमन आयन वाली अगर हम बात करें तो SO2 ही आना चाहिए, और SO2 में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए एसिड इन द SO2 इन SO2 अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग तो जहाँ तक मुझे एग्जांपल याद है SOCl2 ही है, K2SO3 नहीं, ये तो वैसे ही नहीं है, ख़त्म कर दीजिए Na2 K2SO, तो ये तो मुझे याद है, तो ठीक है ना। तो मैंने अपने हिसाब से लगा दिया आंसर, आपको अगर कोई थ्योरी या कंसेप्ट पता हो तो लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट 32 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। बहुत ध्यान दीजिएगा, इससे आपका 31वां क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, 31वां क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस NH4Cl बिहेव एज ए बेस इन लिक्विड अमोनिया, नहीं, गलत है। हार्ड एसिड्स आर नॉन पोलराइज्ड, बस एक ही दिखा मुझे साफ साफ, ये मैंने पढ़ाया। आप हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट पढ़िएगा तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो जाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 33 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड, इसमें से कौन लुईस एसिड नहीं है? तो भैया देखो AlCl3 लुईस एसिड है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, AlCl3 लुईस एसिड है, SO2 भी लुईस एसिड है, SbF5 भी लुईस एसिड है, इस पर नेगेटिव है, लुईस बेस है, तो फिर यही आंसर लगा दीजिए, 33 का D लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे जब आप आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइनिक स्पीसीज कैन एक्ट ए ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ये तो आप भी लगा लेंगे, 34 आप लगाइएगा। 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक इन वाटर, मोस्ट एसिडिक वाटर में, ये भी सॉल्वेंट सिस्टम पे चल रहा है। सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मोस्ट एसिडिक वाटर में देखेंगे तो फिर HF, अदरवाइज तो ये वीक एसिड है, लेकिन वाटर के अंदर ये डाल देंगे तो फिर ये स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा वाटर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। मेन कंसेप्ट यहाँ पर वाटर वाला सॉल्वेंट सिस्टम वाला है। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ हैलाइड, ये बेसिसिटी ऑफ हैलाइड का जो कंसेप्ट है 36 वाले का, ये उल्टा चलता है, यानी कि HI जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो जल्दी H देगा, तो वही उसकी बेसिसिटी बड़ी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब वही ऑर्डर होगा, यानी कि जो HI वाला है वही कंसेप्ट चलेगा इसमें। तो ये वाला आंसर फिर A लगा लिया 36 का। भाई बेसिसिटी है क्या? बेसिसिटी इज़ द नंबर ऑफ रिलीजिंग ऑफ H पॉजिटिव आयन, एसिडी का नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स। तो वो बात समझ गए होंगे आप कि HI ही जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा, तो 36वां हो गया। 37वां क्वेश्चन पे आ जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट बेस, मैंने एग्जांपल दिखाए हैं, वीडियो देखिएगा, सॉफ्ट बेस आपको पता लग जाएगा, है ना। 37 का वैसे मुझे जहाँ तक याद है कि सॉफ्ट बेस H नेगेटिव होता है, आप चेक करिएगा H नेगेटिव ही होता है। 37 का एक बार वीडियो से चेक कर लिए, कन्फ्यूजन लगे तो बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड एसिड, इसमें से हार्ड एसिड कौन है, ये भी एग्जाम्पल से आपको वीडियो से पता लग जाएगा कि Li पॉजिटिव है ना, Ag पॉजिटिव है, कौन है, तो 38 वाले का एग्जाम्पल भी आपको पता लग जाएगा। मुझे पता है कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी होते हैं Li, Na, K, ये सब हार्ड एसिड होते हैं, तो इसका मतलब फिर A ही होना चाहिए। फिर भी आप एक बार देखिएगा। OH नेगेटिव आयंस इन ए सोल्यूशन आर 1/10 ग्राम आयंस लीटर pH ऑफ सोल्यूशन, इसकी 39 वाले को सॉल्व कर लीजिएगा कि इसकी pH कितनी आएगी। इसकी pH अगर निकालनी है तो वो 10⁻⁻ ऊपर चला जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, चलिए। OH आयन कंसनट्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो OH आयन की कंसनट्रेशन इतनी है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो H पॉजिटिव 10⁻13, यानी कि आंसर फिर C लगा लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। 39 का C फिर ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं कराऊंगा, इसके बाद रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ूंगा, ठीक है ना। चलिए दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। द pH ऑफ 80% आयोनाइज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए भैया फार्मूला आप लिख लो, मुझे परेशान ना करिएगा, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है नॉर्मेलिटी इंटू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये कि 0.01 इंटू 0 हो जाएगा आपका, कितना दिया है, 8 दिया है ना, शायद 80 दिया है, देख लेते हैं। हाँ 80% है ना, 8 दिया है, 0.80% है ना। तो नॉर्मलिटी कितनी दे रखी, नॉर्मलिटी भी देख लेते हैं। 0.01 और 80% का मतलब हुआ कि 0.8 हुआ ना, ये 0.8 हुआ, सॉरी 0.8 ये।
तो इसका मतलब फिर आंसर हो जाएगा आपका 0.008, ये हुआ H पॉजिटिव आयन। जब ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो गई तो इसका मतलब pH आप निकाल लेंगे। जब pH निकालेंगे तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन रख देना, और इसको आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 × 10⁻³ हो जाएगा, 3 log 10 हो जाएगा। तो यानी कि 3 log 10 का मतलब हुआ कि 3 log 10, तो 3 माइनस log 10 हो गया, 1 हो गया, ख़त्म हो गया। और ये 0.8 बचा, यानी कि ये हो गया आपका ये आपका 8 यानी कि 2 की पावर 3 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 3 log 2, और log 2.3010 होता है। तो लगभग भाई ये कैंसिल हो जाएंगे। log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 6 समथिंग बनेगा, वही आएगा आंसर, 2.0 समथिंग आएगा। निकाल लीजिएगा एक बार आंसर, आप कैलकुलेट करिएगा 2 पॉइंट समथिंग। अगर इसमें कोई आंसर दिया तो मैं देखता हूँ। 2.20 हाँ, फिर ये लगाइए आप, ये लगाइए ऑप्शन 4, है ना, ये लगाइए, क्योंकि 2 पॉइंट में और कोई आंसर ही नहीं। ये pH ऑफ अब आप 41 से आपकी जिम्मेदारी, ठीक है, आंसर मैं डालूंगा आंसर सीट में, लेकिन 41 की जिम्मेदारी आप निभाई है। 41 pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला आपको लगा देना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा दीजिएगा। अब 50, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि 50 ml NaCl जो है वो 30 ml, यानी कि 30 ml जो है 50 को ही न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, 30 को करेगा, 20 ml बच जाएगा। क्वेश्चन लगवाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। चलिए मैं इसको और लगवा देता हूँ, फिर आगे के लिए आपको छोड़ता हूँ। इसके लिए मैं कोशिश कर देता हूँ। जैसे कि अब आप ये जान लीजिए अच्छे से, ये 50 ml है, तो ये 30 ml को भाई 30 ml NaOH 30 ml NaCl को न्यूट्रलाइज करेगा, तो 20 आपके पास बच जाएगा। एक तरीका हो गया, सिंपल वे। आप समझ में आ रही मेरी बात? तो एक तो ये कंसेप्ट आप लगा लीजिएगा। अब इसका मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आपको पता है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया आपका 20, नंबर ये 0.1 हो गया, है ना, 0.1 इज इक्वल टू आपका हो गया n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पूरा लिख देते हैं। नंबर ऑफ अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। जब वॉल्यूम 20 और ऊपर यहाँ 1000 हम लोग लिखते ही हैं, तो ये अब आपका मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट ये 2 हो गया ना, 2 हो गया, और ये 2 सॉरी नॉर्मलिटी देख लेते हैं एक बार कितनी दे रखी है, कहीं 1 नॉर्मल है, सॉरी। तो ये आपका यहाँ 1 रखना पड़ेगा, 1 रखिएगा यहाँ 1। तो इसका मतलब आपका 20/1000 हो जाएगा। ये आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये काट दीजिए, और आपका 2/100 हो गया, यानी कि नॉर्मेलिटी जो वो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया आपका कितना, ये 2 ऐसे लिख देते हैं, 2/100 ही लिख देते हैं। अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 2/100 हो गया, सही है ना। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपका 80 हो गया। तो अब आप दोबारा नॉर्मेलिटी निकाल दीजिए। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दोबारा हो गई आपकी 2/100, सिंपल 2/100, और 80 वॉल्यूम है, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, यानी कि 1/4 आ गई। तो नॉर्मेलिटी आपकी 1/4 आई, तो सिंपल सा 0.25 आ गई। इसका आप H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन मान लीजिएगा। भाई HCl ही तो बचा है ना, 20 ml, ये HCl ही तो बचा है, तो H पॉजिटिव आयन आ गया 0.25। तो ऐसे pH निकाल दीजिए, pH लगभग वही पॉइंट, चलिए निकाल के ही दिखा देते हैं। तो ये आपका हो गया, हम H पॉजिटिव आयन 1/4 ही मान लेते हैं, ईजी रहेगा। तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 1 और माइनस प्लस आपका लॉग 4 हो जाएगा। तो 4 होगा, 2 log 2 हो गया, तो ये 1 log 1 तो 0 ख़त्म हो गया। तो ये आपका 2 × 0.3010 हो गया, यानी 0.6 समथिंग आंसर आना चाहिए। देखिए है कोई 0.6 समथिंग, ये पहले ही वाला लगाइए, ठीक है ना। 0.6 नहीं, सॉरी 0.6 है ना। तो 0.6 में आपका आंसर फिर ये आएगा, बी आएगा, ठीक है ना। अब चलिए 42 से मैं स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन लगाइएगा, आप एक एक करके बढ़ा रहा हूँ आगे। चलिए देखिएगा ध्यान से। pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, pH का फार्मूला लगाना है 42 में। 43 पे आ जाइएगा। द सॉल्यूशन ऑफ pH इज़ 3 हाइड्रोजन कंसनट्रेशन मोल पर लीटर में, ये भी वही कंसेप्ट पे चलेंगे। सिंपल सा 45, 44 सेम कंसेप्ट पे चलना है ना। 45 कैलकुलेशन मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ जनाब, ये ना समझना कि सर खाली क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन देखते रहिएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को ध्यान रखिए। 40 आपका ये 48 हो गया,
48 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से 49। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 50 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 51 पे, 52 पे, 53। ये PDF मैं आपको डाल दूंगा। आप फिलहाल जब तक इतने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ये PDF आपको मिल जाएगी और ये PDF आपको नेक्स्ट डे इवनिंग तक मैं डालूंगा, ये पक्का मेरा आपसे वादा है। और लास्ट पेज में आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन करेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PGT का है। ये आया हुआ हेंडरसन वेसलवॉक इक्वेशन कौन सी है, और ऊपर वाला भी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे 59। इन सभी का आंसर मैं लगा करके दूंगा आपको, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चंस, ये मुझे लगे 60 क्वेश्चंस मैंने आप तक दिए, इनके PDF भी आप तक पहुंचाऊंगा, किसी भी हद तक कैसे भी पहुंचाऊंगा आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देख करके ट्राई करिएगा। और मैं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।